12वीं भारतीय छात्र संसद 2022। प्रणाम और आप सबका अभिवादन। आपके सम्मुख है सफरनामा भारतीय छात्र संसद का। ये वीडियोस विश्व शांति दर्शन चैनल पर उपलब्ध हैं। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दास कराट जी को। आज के सफरनामे के एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए पहले सुनते हैं एक कहानी। एक बार एक कॉलेज में एक प्रोफेसर कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी इसमें क्या बेटर है इसी पर चर्चा हो रही थी। क्लास में अधिकांश लोगों ने जोर देकर कहा है कि कम्युनिज्म ही काम करेगा, क्योंकि फिर कोई गरीब नहीं होगा और कोई अमीर नहीं होगा, सब बराबर होंगे। प्रोफेसर ने कहा ठीक है, जैसी पंचों की राय, तुम्हारे इस फैसले पर क्लास में प्रयोग करेंगे। तुम सभी के मार्क्स का एवरेज निकालकर सभी को समान नंबर मिलेंगे, न किसी को ज़्यादा न किसी को कम। और फिर मंथली टेस्ट हुआ, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स के एवरेज निकालकर सभी को बी ग्रेड मिला। मेहनत से पढ़ने वाले छात्र परेशान थे और कम पढ़ने वाले छात्र खुश थे। जैसे ही दूसरा मंथली टेस्ट हुआ, कम अध्ययन करने वाले छात्रों ने और भी कम अध्ययन किया, और जिन्होंने कठिन अध्ययन किया था उन्होंने फैसला किया कि वे भी क्यों मेहनत करें जब सभी को समान ग्रेड ही मिलना है। इसलिए उन्होंने भी अध्ययन करना बंद कर दिया। सेकंड मंथली टेस्ट के मार्क्स का एवरेज निकालने के बाद सभी को मिला डी ग्रेड। नेचुरली किसी ने पढ़ाई में मेहनत ही नहीं की थी, मगर कोई खुश भी नहीं था। जब थर्ड मंथली टेस्ट हुआ तो सभी स्टूडेंट्स का एवरेज ग्रेड एफ यानी फेल था। जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़े, स्कोर कभी नहीं बढ़े, क्योंकि कलह, दोष और ब्लेम गेम शुरू हो गया था। परिणाम स्वरूप सभी में मनमुटाव था और कोई भी किसी और के लाभ के लिए अध्ययन नहीं करना चाहता था। तब प्रोफेसर ने कहा कि कम्युनिज्म भी अंत में फेल हो जाएगा, क्योंकि जब इनाम बड़ा होता है तो सफल होने का प्रयास भी बड़ा होता है। लेकिन अगर सरकार सभी पुरस्कारों को, सभी इनामों को छीन लेती है तो कोई भी प्रयास नहीं करता है या फिर सफल नहीं होना चाहता। तो क्या सीखा हमने इस प्रयोग से? नंबर 1, आप अमीरों को समृद्धि से बाहर कानून बनाकर गरीबों को समृद्धि में लाने का कानून नहीं बना सकते हैं। नंबर 2, एक व्यक्ति बिना काम किए रिवॉर्ड लेता है, दूसरे व्यक्ति को बिना अवार्ड लिए काम करना पड़ता है। नंबर 3, सरकार किसी को कुछ भी नहीं दे सकती है जब तक कि वो पहले किसी और से कुछ ले नहीं लेती। नंबर 4, आप धन को विभाजित करके गुणा नहीं कर सकते, मतलब यू कैनॉट मल्टीप्लाई वेल्थ बाय डिवाइडिंग इट। नंबर 5, जब आधे लोगों को यह विचार आता है कि उन्हें काम नहीं करना है क्योंकि दूसरे आधे लोग उनकी देखभाल करने वाले हैं, और जब दूसरे आधे लोगों को यह समझ में आता है कि काम करना बेकार है क्योंकि लाभ किसी और को मिलने वाला है, तो वे भी काम नहीं करते। और यहीं से शुरू होती है किसी भी राष्ट्र के अंत की शुरुआत। मगर हम एक लोकतंत्र हैं और हमें चर्चा करनी है अपने लोकतंत्र की, उसे मजबूत बनाने की, कैसे बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। शायद शबाना आजमी जी के पास इस सवाल का जवाब है। आइए देखते हैं। हमको जो है सिनेमा का जो इतिहास है उसमें राजनीति का किस तरह का रोल रहा है, इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन अभी जब हम लोग पीछे बैठे हुए थे, राहुल साहब ने मुझसे ये कहा कि दरअसल मकसद तो ये है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको हम किस तरह से प्रेरणा दे सकें कि वो राजनीति से अलग होके ना बैठें, राजनीति में पूरी तरह से अपना रोल निभाएं। तो आप जो हैं टॉपिक को थोड़ा सा ब्रॉड कर लें। पिछले दिनों में मैं एक यूनिवर्सिटी की डिबेट में गई थी और वहाँ एक युवा डिबेटर की जो ओपनिंग लाइन थी उसने मेरी दिल में एक तीर के समान जाके एक जगह बनाई, और उसने ये कहा था, जो मैं दोहराऊंगी, हमको आज़ादी आधी रात को मिली थी, हमको आज़ादी आधी रात को मिली थी और सवेरा आज तक नहीं हुआ। ये बहुत दुख की बात है दोस्तों। और पिछले दिनों में जो हमारे मुल्क में जो घिनौना हादसा हुआ है, उस निर्भय लड़की को लेकर जब हम देखते हैं तो सही बात यह है कि हमारे मुल्क में अभी तक सवेरा नहीं हुआ है, और ये तब तक नहीं हो सकेगा जब तक हमारे मुल्क में लड़की और लड़के दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाए। तो मैं अपनी बात सीमित रखूंगी सिनेमा में जो औरतों का किरदार रहा है उसको लेकर,
और थोड़ी सी बातें आपसे करूंगी। आपसे बड़ी उम्मीद लगाकर मैं आई हूं। यहाँ कई बार ये कहा गया है और मैं दोहराऊंगी कि हिंदुस्तान की 50% आबादी आज 25 साल से कम की है। आप में बहुत शक्ति है बदलाव लाने की, रेवोल्यूशन लाने की। अगर आप नजर भर कर देखें दुनिया को, तो जब जब और जहां जहां तब्दीली आई है, चाहे वो वियतनाम में हो, चाहे वो तियानमन स्क्वायर में हो, चाहे वो तहरीर स्क्वायर में हो, या अगर हम अपने हिंदुस्तान में क्विट इंडिया मूवमेंट को देखें, तो सबसे पहले जो बदलाव लाया है वो युवा पीढ़ी ने। तो ये आपकी शक्ति है। आप अपनी शक्ति को पहचानिए और आप ये समझिए कि जो बदलाव हमारे देश में आना जरूरी है, इसका बोझ मैं नहीं कहूंगी, बोझ शब्द ठीक नहीं है, लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी है वो आपको निभानी है। और आप इसको पूरी तरह से नहीं निभा सकते जब तक जिस चीज को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में होना तो ये चाहिए कि जो आम जनता है, जो पब्लिक है, जो वोट देती है, वो एजेंडा सेट करे, वो कहे कि हमको इन चीजों की जरूरत है, और जो राजनीतिक दल हैं और जो सरकार है वो उस बात को माने। इसको कहते हैं पार्टिसिपेशन। इसके लिए एजेंडा बनाना जरूरी है, और ये एजेंडा आपको बनाना जरूरी है, कुछ जिम्मेदारियों के साथ और कुछ हक मांगने पर। जब हम हक मांगते हैं तो हक के साथ साथ जिम्मेदारी भी निभाना जरूरी होता है। हर एक तत्व अपने अंदर झांक के देखेगा और ये कहेगा कि हम क्या कर सकते हैं बदलाव लाने के लिए। और मैं आपसे कह दूं कि काफी हद तक जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने यही मान के चला है कि फिल्म मनोरंजन का एक बहुत बड़ा जरिया है, और हमको मनोरंजन के अलावा कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, जरूर आप कला को मनोरंजन का एक तत्व, एक हिस्सा बनाएं, लेकिन सही बात यह है कि आजकल जो जिसको हम मनोरंजन कह रहे हैं, उस मनोरंजन के बारे में हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। मुझे याद है कि मैं फिल्मों में काम कर रही थी और कुछ खास इस बात पे ध्यान नहीं देती थी कि सचमुच मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। और अर्ली 80s में एक फिल्म आई थी महेश भट्ट की अर्थ, पता नहीं उसमें आप लोगों ने देखी है कि नहीं, मगर आपके माता पिता ने जरूर देखी होगी। तो उस फिल्म अर्थ में ऐसा हुआ कि जब वो फिल्म बन गई, बहुत सिंपल सी कहानी थी कि एक मर्द अपनी बीवी को छोड़ता है और उसके बाद किसी और औरत के पास चला जाता है। ये बीवी पहले तो बहुत शैटर होती है, उसके बाद वो किसी तरह से अपने आप को समेट के और अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पे लाती है। तो वो शौहर वापस आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। औरत, जो रोल मैं करती हूँ, बीवी कहती है कि अगर यही गलती मुझसे हुई थी तो क्या तुम मुझे वापस लेते? और वो कहता है नहीं। तो लड़की उसके साथ वापस नहीं जाती, औरत उसके साथ नहीं जाती। इस बात को तकरीबन 30 साल होने के लिए आए हैं। लेकिन सही बात यह है कि उस जमाने में बहुत सारे मर्द मेरे पास आते थे बहुत गुस्सा लेकर, और वो कहते थे कि आप क्या समझा रहे हैं हमारी औरतों को? आप ये बता रही हैं कि वो जो है उसकी शादी अगर नहीं अच्छी है तो वो शादी से निकल जाए, ये गलत चीज़ें आप सिखाना चाहती हैं। लेकिन साथ ही में औरतें मुझे झुंड की झुंड मेरे घर पे आती थी, नॉट एज फैंस टू स्टार बट इन सिस्टरहुड, और मुझसे ये उम्मीद रखती थी कि मैं उनकी ज़िंदगी में, ख़ास तौर से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका हल मैं ढूंढूं। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं अपने आप को सिर्फ एक आर्टिस्ट समझती थी, एक कलाकार समझती थी जिसने अपनी जिम्मेदारी एक अच्छा रोल करने पे निभा दी है। लेकिन उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि सही मानों में कलाकार जो है उसकी जिम्मेदारी है, समाज में बदलाव लाने की जिम्मेदारी कलाकार की भी है। कलाकार की ही नहीं मगर कलाकार की भी है। और इसको लेके औरतों के साथ मेरा जो काम शुरू हुआ है उसमें मैं अपनी फिल्म अर्थ को एक बहुत बड़ा प्रेरणा देने वाला समझती हूँ,
इसी तरह से एक फिल्म थी पार, जिसमें मैंने काम किया था, जिसकी वजह से फिर मैंने समाज में झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं लोग, उनके साथ काम करना शुरू किया था। तो मैं आपको बताऊंगी कि आज फिल्म इंडस्ट्री में ख़ास तौर से ये खौफनाक घटना होने के बाद ये एक मानसिकता पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि अल्टीमेटली बात क्या है। बात ये है कि इतने सारे साल आज़ादी के बाद भी आज भी हमारे मुल्क में एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है, जिसमें लड़के को लड़की के से ज़्यादा औहदा दिया जाता है। बचपन से ही जब वो पैदा होती है तो लड़की के पैदा होने पर आंसू बहाए जाते हैं, और जब लड़का पैदा होता है तो लड्डू बांटे जाते हैं। अगर ऐसे समाज में इस तरह की घटनाएं ना हो तो कौन सी आश्चर्य की बात है। लेकिन साथियों, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर वक्त है, और मैं सही मानों में आप लोगों से बहुत उम्मीद रखती हूँ और इस बात को मानती हूँ कि आप जुड़ेंगे, आप सामने आएंगे तो बदलाव आएगा। और बदलाव की जो मूल कड़ी है, जिसके ऊपर सबसे साफ ध्यान देना चाहिए, वो है इंसाफ। औरतों के साथ इंसाफ। 50% आबादी औरतों की है उस दुनिया में, और अगर आप उनके साथ आंकड़े देखें कि किस तरह की हिंसा के शिकार वो हैं, तो हम शर्म से मर जाएं। एक देश ऐसा है जिसमें हम कहते हैं कि हम अपनी औरतों को देवियों की तरह पूजते हैं। मैं कहती हूँ आप हमें देवियों की तरह मत पूजिए। हमको कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप हमें देवियों की तरह पूजें। आप हमें बराबरी का हक दें। हमको बराबरी चाहिए। हमको मौका मिलना चाहिए कि गर्भ में ही जब लड़की को ख़त्म कर दिया जाता है तो वो गलत है। लड़की को बराबरी का मौका नहीं। किसी तरह से भी आज की लड़की जो है वो लड़के से कम नहीं। अगर उसको किसी चीज़ की कमी है तो वो है मौका, और जब उसको मौका दिया जाता है वो लड़के से कंधा मिलाकर चलती है और कई बार उससे आगे भी निकल जाती है। इस स्थिति में क्या करना है? क्या सबसे पहले बदलाव ठीक है सिनेमा में आएगा, सिनेमा में दिखाना चाहिए। आर्ट शुड बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, लेकिन सही बात तो यह है कि यह बदलाव हमारे घर में आना चाहिए। कल आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप किस तरह से अपनी लड़की और अपने लड़के का पालन करते हैं, बात पूरी उस पर निर्भर है। आज से 70 साल पहले कैफी आज़मी साहब ने जो मेरे पिताजी से 70 साल पहले एक अपनी नज़्म औरत में ये कहा था, जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत ख़मे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो वक्त यह है कि हम समाज के सब वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर चलें और कहें, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो सिनेमा हो, अपने अंदर देखें, अपनी रूह को तलाश करें। वेलकम बैक। उम्मीद है शबाना जी के व्याख्यान ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगली बार एक और वक्ता के साथ आगे बढ़ेगा भारतीय छात्र संसद का सफरनामा। सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।